हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो, जैसा कि आप जान ही गए हैं कि हम एच टेट का भी जो पेपर आने वाला है 30 और 31 को पेपर है जुलाई में, राइट। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। टोटल क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो होंगे 50, ठीक है। और देखते हैं कि थोड़े से लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है जी। सो आप चेक करिएगा कि क्या स्कोर रहता है। और जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली क्वेश्चंस डाले गए हैं। सो आपके लिए भी ये वीडियो रहने वाली है, तो आपको सीडीपी और एक्चुअली के अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, राइट, या जिन टॉपिक पे पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर आपने स्टेट की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द आई बटन, ठीक है, वहां से आप चेकआउट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन Piaget theory, failure to understand abstract logic in adolescence could indicate difficulty in which cognitive operation? Piaget की थ्योरी के अकॉर्डिंगली बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक को एडोलेसेंस में समझ नहीं पा रहा है, तो वहां पे कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है? डिसेंट्रेशन में, ईगो सेंट्रिज्म में, सीरिएशन में, या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग? सो बच्चा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग नहीं कर पा रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विकोस्की के अनुसार जेडपीटी अप्लाई करती है कि इंस्ट्रक्शन कैसी होनी चाहिए? एक लर्नर जो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, व्हाट अ लर्नर कैन नॉट डू एट ऑल, जो कॉग्निटिव गैप्स हैं करंट और पोटेंशियल लेवल में, उसको फिलफिल करने के लिए जेडपीटी होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, डोंट गो विद द नंबरिंग, हम ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम यहां से देखें तो लास्ट तक 48 क्वेश्चन होंगे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अप्रोच? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम अप्रोच क्या कौन सी होती है? जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज को क्या कर रहा है, खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो अब देखो सभी ऑप्शन में कहाँ पे नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट हो रही है? टीचर डिलीवरिंग गलत, स्टूडेंट मेमोराइजिंग गलत, लर्नर डिजाइनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, yes, this is correct. So teacher correcting every error, this is also wrong. Next question is, Kohlberg theory of moral development has been challenged. क्यों challenge किया गया? Ignoring affective dimensions, focusing too much on the culture, overvaluing emotional responses, या over representing female experiences? Basically उन्होंने इस वजह से मोरल डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने अफेक्टिव डायमेंशन को इग्नोर किया था, इमोशंस को, ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड है उसको इग्नोर किया था। सो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन? जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, फ्लेक्सिबल लर्निंग, emphasis on creativity, fixed standard assessment, real life application. सो बेसिकली अगर हम बात करें ना, अगर आप फिक्स कर दोगे ना असेसमेंट में, स्टैंडर्डाइज कर दोगे, तो बच्चा लर्न नहीं कर पाएगा। किसी का बच्चे का लेवल बहुत हाई है, किसी का कम है, किसी का बहुत कम है ना। तो ये चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगी। फ्लेक्सिबल रखो लर्निंग पेस, क्रिएटिविटी के हिसाब से एम्फोसाइज डालो, रियल लाइफ एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन। इसीलिए एनसीईआरटी की अब बुक्स भी आपने देखा है, 8 तक की सारी बुक्स क्या हो गई है, चेंज हो गई है। Language precedes thought in some aspects and vice versa in other. Language क्या करता है, पहले उसके लैंग्वेज जो है वो सोचने में मदद कर रहा है, एंड वाइस वर्सा, और थॉट्स भी लैंग्वेज में मदद कर रही है। ये किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसने दिया था? सो इट इज लैंग्वेज प्रोसीड्स थॉट। सो विगोस्की ने ये बिलीव किया था लैंग्वेज और थॉट जो है दोनों इंटर रिलेटेड है और इफेक्ट करती है एक दूसरे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जेंडर बायस इन टेक्स्ट बुक, जैसे किसी ने कहा कि लड़की, एक बुक के अंदर किसी लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़के ये काम कर सकते हैं, तो जेंडर बायस जो है वो कैसे डिटेक्ट किया गया? फीमेल को साइंटिस्ट की तरह इक्वली पोर्ट्रे किया, या फिर पोर्ट्रे ऑफ वुमेन ओनली नर्चरिंग रोल, ये भी गलत है। कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं है, राइट। या फिर कैन बी डिटेक्टेड थ्रू, कैसे डिटेक्ट करेंगे? अब देखो क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया है पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन ओनली नर्चरिंग रोल, विच इज द करेक्ट आंसर। इंक्लूजन ऑफ फीमेल साइंटिस्ट इक्वली है, तो ठीक है। स्टीरियोटाइप भी ठीक है, बैलेंस ये भी ठीक है, ये नहीं है, राइट। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, जैसे अभी मैं पढ़ने में ही कई बार गलती हो जाती है, राइट।
सो क्वेश्चन को हमने अच्छे से करना है। अ टीचर यूजेस अ चाइल्ड मिसकंसेप्शन टू जनरेट डिस्कशन। टीचर ने एक बच्चे का मिसकंसेप्शन उठाया कि चलो इस पे आज डिस्कस करते हैं। तो टीचर अथॉरिटेरियन है, सरफेस लेवल मिसअलाइनमेंट करे, कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट सबसे मिलजुल के आंसर्स दे, राइट। देन इज यूटीएल यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग कहती है कि हर बच्चा के लिए हम इंस्ट्रक्शंस जो होंगी ना उसके अकॉर्डिंगली देंगे, फ्लेक्सिबल कर देंगे पाथवे फॉर लर्नर, ना कि इंस्ट्रक्शंस देंगे आईक्यू असेस करने के बाद। वन साइज फिट्स ऑल कभी भी नहीं होता है, होमोजेनियस ग्रुपिंग एक जैसे ग्रुप बना देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स, ठीक है, जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड है ऑफन अंडर परफॉर्म, थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो मेंटली अच्छे नहीं होते, मतलब उनका आईक्यू अच्छा नहीं होता। बैरियर लैंग्वेज यस, क्योंकि ना बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में बैरियर्स होते हैं, स्टीरियोटाइप सिस्टमैटिक बायस की लड़कियां ये करेंगी, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते लड़कों को भेजते हैं, राइट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कब फेल होती है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट ना तब फेल होती है जब आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेडिंग देना चाहते हो, ना कि फीडबैक इज डिस्ट्रक्टिव। फीडबैक डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, आप उसको बताओ, आप क्लास में लिख रहे हो टेस्ट के अंदर, जो कि बहुत सारे टीचर्स करते हैं कि गुड, ठीक है, पुअर, ये पहली बात तो नेगेटिव तो रिमार्क देना ही नहीं है। गुड दे रहे हो तो गुड में क्या, आप बताओ कि यू हैव परफॉर्म्ड इन दिस कैटेगरी, कैटेगरी मतलब ये टॉपिक पे अच्छा किया, ठीक है, या फिर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट नीडेड है, इम्प्रूवमेंट नीडेड इन दिस टॉपिक, ठीक है, ताकि बच्चे को पता लगे कि भाई हाँ मुझे ये करना है। इसमें क्या होता है ना, टीचर थोड़ा पेन लेगी किस चीज का, कि हाँ मुझे बच्चे को सही करना है उसका कंसेप्ट। Which learning process best support development of metacognition? Metacognition में कौन सा learning process जो है support कर रहा है? So that is actually the self reflection. अगर बच्चे ने self reflection कर लिया, self evaluation, so ऑटोमेटिक सी बात है उससे मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो होंगे वो बढ़ेंगे। Then we have a child who applies a scientific principle from a lab activity to a real life problem. तो वो कॉन्क्रीट कर रहा है, कंसेप्चुअल मैपिंग, रोट लर्निंग, वर्बैटिक। देखो ना तो वो रट्टा मार रहा है, ना वो वर्बली उसे रिटेन कर रहा है, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट को मैप कर रहा है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड है, ठीक है, उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल लैब एक्टिविटी से सीखा और रियल लाइफ में यूज कर लिया, तो कॉन्सेप्ट को मैप कर रहा है, ना कि कॉन्क्रीट कर रहा है। एक इमोशनली सिक्योर चाइल्ड है इज मोर लाइकली टू, क्या करेगा, कॉम्प्लाई मेमोराइजेशन तो करेगा नहीं, पार्टिसिपेट अवॉइड करेगा या नहीं करेगा, आप बताइए मुझे। इंगेज कॉन्फिडेंटली इन अ कॉम्प्लेक्स टास्क, या फिर रिलाई सोली ऑन द टीचर। तो रिलाई सोली ऑन द टीचर नहीं होगा। इमोशनली सिक्योर चाइल्ड जो रहेगा ना, ही इज ऑलवेज गोइंग टू टॉक कॉन्फिडेंटली इन कॉम्प्लेक्स टास्क। बच्चे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के, वो किस में अच्छा कर सकते हैं? सो स्टैंडर्डाइज एक जैसा स्पेलिंग टेस्ट दे देंगे तो नहीं करेंगे, मेमोराइजेशन भी नहीं होती। स्पेशल रीजनिंग में जहां पे सरफेस है, जहां पे एक चीज देख कर मतलब प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से, फिर बहुत जल्दी करेंगे। हावर्ड गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बात किया था। व्यू चैलेंजेस आईक्यू टेस्ट बाय आर्ग्यूइंग, उसने किस बारे में आर्ग्यू किया था, उसको क्या आईक्यू टेस्ट में लगा? इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, या फिर ओनली लॉजिकल एबिलिटी? उसका कहना था कि भाई इंटेलिजेंट मल्टी डायमेंशनल होती है, कोई गा के पढ़ लेता है, कोई नेचर से समझ लेता है ना, कोई बॉडी काइनेस्थेटिक होता है। सो इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टीचर है मल्टीपल एग्जाम एक्सप्लेनेशन देती है साइंस के कॉन्सेप्ट का, इसका मतलब अवेयरनेस है उसे, कॉमन एरर पैटर्न की, लर्निंग डिफिकल्टी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर क्या चाह रही है? टीचर ये चाह रही है कि जितने भी बच्चे क्लास में, अगर उसे एक एग्जाम्पल से नहीं तो दूसरे से समझ आए, दूसरे से नहीं तो तीसरे से समझ आए, ठीक है। एड्रेसिंग लर्नर डाइवर्सिटी थ्रू कल्चरल रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन्वॉल्व, आप बच्चों को एड्रेस कर रहे हो, उनको लर्नर डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के आपके कल्चर के बच्चे बैठे हैं, ठीक है, थ्रू कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, इसमें आप क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे? नहीं, यूजिंग डोमिनेंट लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज को बोलेंगे,
वैलिडेटिंग स्टूडेंट्स, यस, हमेशा ना बच्चे के एक्सपीरियंस को वैलिडेट करें, ठीक है, सही करेंगे, ठीक है, अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो हम उसको सही तरीके से उसे मॉडिफाई करेंगे। Which of the following principle is not aligned with CCS? ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहता है कि भाई एकेडमिक पे भी फोकस दो और जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उस पे भी फोकस दो, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी तो सीसीई हमेशा असेसमेंट्स के बारे में बात करता है, बट ये तो सही है, को स्कॉलास्टिक मल्टीपल असेसमेंट टू फोकस ऑन ओनली रिटन टेस्ट विल बी रॉन्ग, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कॉम्प्रे एकेडमिक भी होगा और करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस इन साइंस लर्निंग, क्या कंसेप्शन है, क्या बच्चे के दिमाग में कंसेप्शन रहता है, गलत भावना, गलत भावना इन सेंस उसके माइंड के अंदर कुछ ऐसे चीजें बस चुकी है कि भाई साइंस मुश्किल है या ऐसे। errors to be avoided, scientifically invalid, valuable indicators of learner's framework, sign of poor memory। सो उसके माइंड में ना कंसेप्शन है वैल्यूएबल इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर फ्रेमवर्क, राइट। Next question is, which practice supports intrinsic motivation? अंदर से मोटिवेशन आ रही है किसी चीज को करने की, तो आप उसे पनिश करोगे रॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग दोगे, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी इन टास्क सिलेक्शन, या फिर एम्फोसिस करोगे मार्क्स पर। बेसिकली अगर हम देखा जाए ना, बच्चे को ऑटोनॉमी, बच्चा खुद से अपना टास्क सेलेक्ट करेगा, जब बच्चा खुद से टास्क सेलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसको करने में मजा आएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वन, ठीक है। मैंने ना इजी क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि एस्टेट में इजी क्वेश्चंस नहीं आते टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो एस्टेट में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल आता है, तो अगर आपने एस्टेट वाला सीरीज नहीं देखा है तो एस्टेट के PYQs पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करा रखा है चैनल पे, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट रोल डज लैंग्वेज प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज का क्या रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विगोर्स्की के अकॉर्डिंग। सो अभी हमने लैंग्वेज वाला ऊपर पढ़ा था। बेसिकली विगोस्की कहता है कि भाई इट इज अ टूल फॉर थॉट, ठीक है, आपके विचारों के लिए एक थॉट है और उसे रेगुलेट करने के लिए। एक चाइल्ड है, उसे डिसकैलकुलिया है, तो ऑब्वियसली किसमें करेगा, ये तो बहुत इजी हो गया है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग, टाइम एंड स्पेशल एस्टिमेशन, टाइम एंड स्पेशल एस्टिमेशन जो होगा वो बेसिकली स्पेस ओरिएंटेड चीजों पे काम नहीं हो पाएगा उससे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्नर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर मीन्स साइंस को एक्सप्लोर करेगा हर जगह। अगर वो टेक्स्ट बुक ही पढ़े, एक्सपेरिमेंट करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, तो तभी उसमें आएगा। जैसे अगर आप अपने ही बच्चे को बोलो कि अच्छा घर में जो गैस सिलेंडर है उसकी पाइप किसकी बनी है, कौन सा प्लास्टिक है, ठीक है, सिलेंडर में कौन सी गैस है, ठीक है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर, ठीक है, उसे लिक्विफाई कैसे किया जाता है, एक ही चीज से ना आपके 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर एज अ टीचर भी सोचे, एज अ स्टूडेंट भी बच्चों को मोटिवेट करे इस तरीके से सोचने के। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम इवैल्यूएशन, कंस्ट्रक्टिविस्ट बच्चा अपनी नॉलेज खुद बनाएगा, तो हम कभी भी उसको कॉम्पीट कराने की भावना से या फाइनल प्रोडक्ट के लिए नहीं करेंगे। हम हमेशा चाहेंगे कि लर्निंग प्रोसेस और प्रॉपर क्लियर हो और कंसेप्चुअल शिफ्ट्स में, ठीक है, ऐसे नहीं सारे कॉन्सेप्ट एक साथ करा। Next questions are from science. When rusting of iron occurs, the process involves. देखो इट्स अ केमिकल चेंज, वापस से आप आयरन नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, राइट, सो इट इज फॉर्मिंग एन हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3.H7 molecules of water, ठीक है। Which of the following mixture cannot be separated by physical means? Physical means hand picking, ठीक है, जो भी सीविंग, ये फिजिकल मेथड है। तो अगर हम बात करें इनकी सॉल्ट एंड वाटर की, ये नहीं होगा, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हमें इवेपोरेशन कराना पड़ेगा, सो इट्स अ केमिकल प्रोसेस नॉट अ फिजिकल प्रोसेस। सैंड एंड शुगर को आप छान लोगे, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर को नहीं कर पाओगे, आयरन एंड सल्फर हीट करने के बाद नहीं हो पाएगा, ठीक है।
बट अगर हम देखा जाए आयरन एंड सल्फर आफ्टर हीटिंग, राइट, सो इट विल बी करेक्ट, यस। सॉल्ट एंड वाटर वो भी आप फिजिकली कर सकते हो, यस, दिस विल बी द करेक्ट। फिजिकल मीन से नहीं करना है, राइट, पार्डन। सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्योर कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर? देखो, प्योर कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या एक ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो उसको सेपरेट कर सकता है फिल्ट्रेशन से। फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा। सो जितने भी प्योर कंपाउंड्स होते हैं, है ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, राइट, मिक्सचर से कंपेयर कर रहे हैं, प्योर कंपाउंड की मिक्सचर से, उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, राइट, प्योर कंपाउंड्स के पास डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्योर कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर? सो प्योर कंपाउंड और मिक्सचर में वेरिएबल प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज रहेंगी। इन अ फ्लेम स्ट्रक्चर, एट्थ क्लास का टॉपिक है फ्लेम का। फ्लेम के स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट जोन कौन सी होती है? जो आउटर मोस्ट होती है, दैट इज द hottest zone, right? So outermost zone is blue in color and complete combustion takes place. ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो फ्यूल आप डाल रहे हो पूरी तरीके से जल जाएगा। Which process increase the octane rating of a fuel? Octane rating कौन सा प्रोसेस से आप इंक्रीज कर सकते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होती है ना, ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है, राइट। अगर आप आइसोमर्स अगर आपने बनाए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ा है, तो उसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी, उससे क्या होगा, उसका ऑक्टेन रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। Which condition is essential for observing Brownian motion? Brownian motion actually visible particles जो है फ्लूइड के अंदर, राइट, अगर हम देखें, सो ब्राउनियन मोशन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन के लिए जरूरी है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड ने जब 1000 एटम, 100, आई थिंक 1000 एटम्स की पतली शीट ली थी और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया था, तो कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन मिला कि जो न्यूक्लियस है ना, बहुत डेंस है और पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। सो दैट वाज द कंक्लूजन। द प्राइमरी रीजन मेटल आर मेलिएबल, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल मीन्स यू कैन मेक देम, उनकी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते रहते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अलाउ लेयर स्लिपेज, लेयर बाय लेयर स्लिप करते रहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में सब्सटेंस दैट गेट रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, दैट इज that gets reduced gains electron, ठीक है। Then in an electrolytic refining of copper, the pure copper is deposited on, किस पे डिपोजिट होता है आपका प्योर कॉपर? सो इट इज प्योर कॉपर इज ऑलवेज, देखो कॉपर क्या है, मेटल, वो किस पे डिपोजिट होगा? नेगेटिव पे। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। तो मेटल हमेशा नेगेटिव पे डिपोजिट होगा बिकॉज मेटल हैव पॉजिटिव आयंस। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइज? क्या होता है? सॉल्ट बनता है, राइट, पीएच इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओनली एसिड इज कंज्यूम। देखो, न्यूट्रलाइजेशन होता है तो सॉल्ट ही बनता है, पीएच इंक्रीजेस। क्रिस्टल्स जब बनते हैं फ्रॉम अ सॉल्यूशन, फिजिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, एंडोथर्मिक है, या फिर न्यूक्लियर चेंज है। तो जब भी क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज अ actually a reversible physical change. Next is, which property distinguishes carbon from silicon in the organic chemistry? देखो, कार्बन की भी वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है, ठीक है। सिलिकॉन इज 14, कार्बन इज 6, राइट। तो अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन ना लॉन्ग स्टेबल चेन्स बनाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, राइट, इसलिए कार्बन सबके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। सो टेट्रावेलेंसी है कार्बन के पास, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, बट यस ये लॉन्ग चेन्स बनाता है, इस वजह से ये इसे अलग करता है। इथेनॉइक एसिड जब भी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, विच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर।
10th क्लास की कार्बन कंपाउंड बुक के अंदर दिया हुआ है इथेनॉइक एसिड वाली रिएक्शंस। सोप मॉलिक्यूल हैज टू हाइड्रोफोबिक एंड्स, हाइड्रोफिलिक एंड, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक मीन्स, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मीन्स लव, जो पानी के साथ रहता है। हाइड्रोफोबिक यानी जो डर्ट के साथ रहता है। जब आप सोप लगाते हैं तो हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट पे चिपक जाता है, और हाइड्रोफिलिक ये फोबिक है, ठीक है, और ये फिलिक है, ये पानी में रहता है, राइट। और जब आप उसको थोड़ा सा रबिंग या स्क्रबिंग करते हैं तो डर्ट निकल जाती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले, डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर। दिस टेस्ट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है ये टेस्ट? दैट इज प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मैंने अभी बता दिया। अगर अभी तक आपको वीडियो और सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर सेशन को शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? आयनिक स्ट्रक्चर बहुत कॉम्पैक्ट है, फ्री मूविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है शेयरिंग करके या फिर प्रेजेंस ऑफ मेटल। सो ग्रेफाइट जो है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री मूविंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से। कौन सी गैस जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ? तो कोई भी मेटल ले लें हम, Na प्लस HCl, तो HCl gives you NaCl प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना, कर देती हूँ मैं आपके लिए। 2 हाइड्रोजन ऊपर, ठीक है, 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को कैसे पता लगाते हैं? इट गिव्स यू अ पॉप्स आउट molecular mass of CH3COH. What do we call it? Glacial acetic acid as well as ethanoic acid. निकाल के दिखा देती हूँ। पहले तो आप इसको इस तरीके से खोल के रख लिया। कार्बन कितने हैं सिर्फ इसको देखो, 1 मल्टीप्लाई कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 प्लस, प्लस कब लगाएंगे? जब एक नया एलिमेंट शुरू हो जाएगा। कितने हैं इसके साथ? 3, 3 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस एक और शुरू हो गया, कितने हैं? 1, 1 मल्टीप्लाई कार्बन का एटॉमिक मास 12, फिर से प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फिर से प्लस। आप यहाँ पे 2 इंटू 16 भी कर सकते थे, मतलब इफ यू विश टू गो विद दैट वो भी करेक्ट रहेगा। 1 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 12 प्लस 3, पहले हम हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 1, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 16 प्लस 16, 6 एंड 6 12, 12 एंड 8 20। देखो लास्ट में किसके आ रहा है? 60 आएगा आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। इन विच रिएक्शन डज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें दोनों होती है। देखो कैसे याद रखना है, क्या बोलते हैं? री मतलब, रीड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which metal does not react with cold water but react with steam? Very important question, 10th से बिलोंग करता है क्वेश्चन, ठीक है। सो मैग्नीशियम नहीं करता है वो, इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर बट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंज? केमिकल चेंज कैसे हुआ? शेप तो फिजिकल चेंज है, गैस है, प्रेसिपिटेट, यस। चेंज इन साइज भी फिजिकल है, रिवर्सिबल भी फिजिकल है। करेक्ट आंसर इज बी, डिटर्जेंट्स वर्क इन हार्ड वाटर बेटर देन सोप। अच्छा, आपको अगर पता है तो जो सोप होते हैं दे आर सोडियम सॉल्ट्स, ठीक है, दे आर सोडियम सॉल्ट, एंड डिटर्जेंट्स आर सल्फेट, सल्फेट के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जल्दी से घुल जाते हैं। तो आपके शैम्पू वगैरह में ना सल्फेट्स ही रहते हैं। सो अगर डिटर्जेंट्स वर्क इन हार्ड वाटर बेटर देन सोप, क्योंकि अगर आप सोप को खारे पानी में लगा देंगे, खारा पानी जो हार्ड वाटर होता है उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट होते हैं,
अब वो क्या करते हैं ना, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, आप साबुन लगाओगे तो साबुन भी डर्ट के ऊपर जम जाएगा। सो व्हाट डू वी कॉल दैट, कि डिटर्जेंट वर्क इन हार्ड वाटर बेटर देन सोप बिकॉज दे डोंट फॉर्म स्कम। स्कम मतलब वो एक तरीके से चिपकेगा नहीं उसके ऊपर, राइट। सो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि हमने वो दो ऊपर कर लिए थे, और ये 48-50 हो गए हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको सेशन प्रोडक्टिव लगा एंड इफ यू रियली वांट कि कल भी मैं एक और सेशन आपके लिए अरेंज करा दूं, 50 क्वेश्चंस की एक और प्रोडक्टिव वीडियो शेयर करूं, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।